दर्द का रिश्ता होता है। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो शिशा? आप तो वहां बात करने गए थे ना पापा, आपकी बातों से बात और बिगड़ गई। आज महफूज सिद्दीकी की शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। अरे कुछ तो बोलिए, क्या बात है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने माताजी को मार दिया। तुमने झूठ बोला था ना? अगर सच होता तो? अभी तक कांप रहे हो ना? जरा सोचो, अगर ये मैं सच कर दूं तो कैसा लगेगा? अपने हिसाब से एक बार तो मैंने सोचा मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब कि माता जी को हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूं, लेकिन नहीं, फिर तुम्हारे ऊपर तरस आ गया। सोचा कि तुम्हें एक मौका और दूं, तो दिया मौका। मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, तुम्हें मौका दिया। माताजी कहाँ है? कैसी है वो? माताजी जहां भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अब ये मत कहना कि माताजी से बात करवा दो, वरना इस बार वो तुम्हारी चौखट पर मरी पड़ी होंगी। फिर कर लेना दिल खोलकर बातें, जितनी जी चाहे। और ये समझ लो मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब कि आपको एक मौका मिला है। आपके हिसाब से कल सुबह 11 बजे पहुंच जाना और वो जमीन मेरे नाम पर रजिस्टर करवा देना। और एक छोटी सी बात और मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, कल ये मत कहना कि बस छूट गई, अरे ट्रेन नहीं पकड़ पाया, जिस गाड़ी से आ रहा था वो पंचर हो गई। कल कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। 11 बजे सीधा कोर्ट में पहुंच जाना और दस्तखत कर देना कागजात पर। समझे या समझाऊं? अपने हिसाब से। हाँ ठीक है। और हाँ मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, एक छोटा सा काम, मामूली सा काम आपको और करना है रात में। वो मैं आपको फोन करके बताऊंगा। सोइएगा मत, जागते रहिएगा और इंतजार करिएगा मेरे फोन आने का। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुदा हाफिज। अपने हिसाब से। क्या हुआ? क्या कहा उसने? अच्छा ठीक है, आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए ना आप। शांत रहिए, शांत हो जाइए पहले। बाजी को कुछ नहीं होगा। हाँ सरस्वती, बोलिए। बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई साहब का फैसला मेरी समझ के बाहर है। एक तरफ तो हम मां को ढूंढते हुए परेशान हैं और इधर भाई साहब ने सुरभि और वैभव की शादी का फैसला कर लिया, वो भी अचानक। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। आखिर शादी कुछ दिन बाद भी तो हो सकती थी। जरा सोचिए तो कितना अच्छा लगता अगर माँ जी भी
इस शादी में हमारे साथ होती। हम लोग माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सरस्वती। अब जब ये पता चल ही चुका है कि माँ मुकुंद प्रसाद की कैद में है, तो उन्हें वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। पर भाई साहब को ये अचानक क्या हुआ कि उन्होंने ये फैसला कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया। इसकी वजह ना कालरा है। ना कालरा ने सुरभि पर उंगली उठाई होती और ना ही भाई साहब को गुस्सा आया होता, और ना ही भाई साहब ने एकदम से वैभव का सुरभि के साथ शादी का फैसला किया होता। सरस्वती, कालरा को तो हम जवाब दे चुके हैं, और भला वो कौन होता है हमारे घर के मामलों में बोलने वाला? और अगर उसने बोल भी दिया तो हम थोड़ी उसके हिसाब से फैसला करेंगे। भाई साहब कालरा को ये कहकर भी जवाब दे सकते थे कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, और उसके बाद ये फैसला कर सकते थे कि सुरभि और वैभव की शादी तब होगी जब हम मां को ढूंढकर इस घर में वापस ले आएंगे। और भाई साहब ने क्या सोचकर इतना बड़ा फैसला कर लिया, और हम भाई साहब के फैसले पर उंगली भी नहीं उठा सकते। तुम ठीक कह रही हो सरस्वती। खैर, शादी की तैयारी हो चुकी होगी और हमें भी तैयार होना है। जल्दी करो। जी, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन पहले मैं देख कर आती हूँ कि नैना दीदी तैयार हुई कि नहीं। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है नैना कि ये अचानक शादी के फैसले के पीछे कौन सा राज है? ये सिर्फ कालरा ने सवाल खड़ा किया इसलिए अमरनाथ भाई साहब ने शादी का फैसला कर लिया, या कुछ और बात है अपने हिसाब से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ माताजी के ना मिलने का गम है, मातम छाया हुआ है घर में, और दूसरी तरफ शहनाइयां बजवाने की तैयारी चल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है नैना, क्या बात है? अमरनाथ तो बहुत समझदार आदमी है, ऐसा फैसला ले भी नहीं सकते। क्या पता बौखला गए होंगे, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमरनाथ को सुरभि के बारे में पता लग गया हो और वो कोई दूसरा खेल खेल रहे हो अपने हिसाब से? क्या खेल खेल रहे होंगे? मैं इस बारे में बहुत दूर तक सोच रहा हूं नैना। हाँ, अरे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? तुम नहीं सोच रही हो, ये बात मैं सोच रहा हूं। इस सुरभि से जो वैभव की शादी हो रही है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों रिश्तेदार बनके मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करते हैं अपने हिसाब से। पर हमारे लिए क्या मुसीबत हो सकती है? जरा समझो, कभी तो दिमाग लगाओ, जरा सोचो नैना। अगर अमरनाथ और मुकुंद प्रसाद चौरसिया दोनों रिश्तेदार बन गए तो इन दोनों के बीच कोई राज नहीं रहेगा। सोच नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं इस लड़की का। ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने हिसाब से ये लड़की मेरे लिए मुसीबत बन सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत। देखिए, जो भी करना है ना, आप ठीक से सोच कर कीजिए। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? सरस्वती, तुम हाँ, सोचना क्या है भाई, यही सोच रहे थे कि शादी का माहौल है, अगर धूमधाम से शादी होती तो और भी अच्छा होता अपने हिसाब से।
ये तो भाई साहब का फैसला है और अब तो सोचने समझने का टाइम भी नहीं है। चलिए चलिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मेहमान सारे आते ही होंगे और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। नैना दीदी आप मेरे कमरे में आएंगे, थोड़ी तैयार होने में मदद मिल जाएगी मुझे। आती हूँ। अरे बताना चाहिए था ना कि क्या सामान चाहिए। अब मैं कहाँ भागता फिरूं। सरस्वती जी इधर आओ। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे बाबा तैयार हो जाऊंगी, मुझे तैयार होने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो दुल्हन को तैयार होना चाहिए ना। एक ब्यूटिशियन आई है, मैं उसे सुरभि के पास छोड़ आई हूँ, वो उसे तैयार कर देगी। अरे लेकिन आप भी तो अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं तैयार हो जाऊंगा, पहले बाहर की तैयारियां तो पूरी करूं। अरे हाँ, वो पंडित को पूछना भूल गया कि कहाँ पहुंचा वो। अरे जल्दी फोन कीजिए। लो ये देखो, ये महाशय अभी तक तैयार नहीं हुए और तुम कह रही हो कि मैं तैयार हो जाऊं। चाचा मैं आकर तैयार हो जाऊंगा। आकर मतलब तुम जा कर रहे हो? चाची शादी तो खुशी का मौका होता है, लेकिन आज दादी माँ के साथ साथ पूर्णिमा की भी बहुत याद आ रही है। देख रही हैं आप, आज अगर पूर्णिमा यहाँ होती तो सचमुच घर की रौनक ही कुछ और होती। तुम ठीक कह रहे हो वैभव। और चाचा आप लोगों ने तो खुशबू को भी नहीं बुलाया। आज अगर यहाँ पूर्णिमा नहीं है तो खुशबू भी नहीं है। वैभव तुम देख रहे हो ना, भाई साहब ने किसी को भी बुलाने का मौका दिया था क्या? और खुशबू को भी बुलाने का मौका था क्या हमारे पास? नहीं ना। कल शादी का फैसला हुआ और आज शादी। हाँ वैभव, हम तो कुछ ठीक से समझ में नहीं पाए। और ये बात भी सच है कि माँ के बगैर, खुशबू और पूर्णिमा के बगैर ये खुशी अधूरी है। और क्या करें, भाई साहब के फैसले को बदला भी नहीं जा सकता। शायद यही तुम्हारी तकदीर है, तुम्हारी शादी ऐसे ही होनी है। ठीक है चाचा, मैं पूर्णिमा को देख कर आता हूँ, बहुत याद आ रही है उसकी। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक। अच्छा चलिए आप भी तैयार हो जाइए, अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हाँ मैं होता हूँ। दादी माँ को लेने के लिए मुझे हरिद्वार जाना होगा। मैं लेके आऊंगी दादी माँ को। वो मुकुंद प्रसाद ने दादी माँ को छुपा के रखा है ना, मैं लेके आऊंगी दादी माँ को, मैं लेके आऊंगी। तुम्हारी दादी मां मरी नहीं बल्कि जिंदा है। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफी की जो तुम कह रही हो, तो फिर तुम उन्हें जिंदा नहीं पाओगे। और हाँ, पुलिस स्टेशन जाने की गलती हरगिज मत करो, वरना जिंदगी भर इस बात को लेकर पछताओगी कि अपनी दादी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम खुद बन। पता नहीं मेरी दादी माँ को कहाँ छुपा के रखा है। ये क्या हो गया पूर्णिमा? तुम्हारी ये आदत कैसे हो गई? जिसने भी तुम्हें इस हालत में पहुंचाया, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारी इस हालत का बदला मैं लूंगा पूर्णिमा, मैं लूंगा। कौन हो तुम?
दर्द का रिश्ता होता है। कौन हो तुम? तुम मेरी दादी माँ को ढूंढने के लिए आए हो ना? हाँ हाँ, उस मुकुंद प्रसाद ने ना मेरी दादी माँ को पता नहीं क्या रखा है। बहुत बुरा आदमी है वो। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मेरी दादी माँ को ढूंढने में मदद करोगे? उस मुकुंद प्रसाद ने ना पता नहीं मेरी दादी माँ को कहाँ छुपा के रखा है। मुझे ढूंढना है मेरी दादी माँ को, ढूंढना है। तुम करोगे ना मेरी मदद? सुनो, मेरी दादी माँ को मुझे बचाना है। मेरी बात है, वो मुकुंद प्रसाद मेरी दादी माँ को मार देगा मेरा मुकुंद प्रसाद। नहीं, मुझे मेरी दादी माँ को बचाना है मुझे मेरी दादी माँ को इसे बचाना है। मुझे हरिद्वार जाना होगा, हरिद्वार। अरे भाई, देखकर चलो ना। आई एम सॉरी, दरअसल मेरा यहाँ कोई एडमिट था। उसकी हालत देखने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई अपना असैलम में एडमिट हो तो कौन नहीं अपसेट होगा। मेरी बहन भी यहीं एडमिट है। उस मुकुंद प्रसाद को मैं नहीं छोड़ूंगी। पूर्णिमा, कौन हो तुम? पूर्णिमा, मैं तुम्हारा भाई वैभव। मुकुंद प्रसाद ने भेजा है ना? नहीं पूर्णिमा, मैं हाँ, मेरी दादी माँ को मारने आया ना? मेरी दादी माँ को मारने आया? हाँ, मेरी दादी माँ को मारने आया ना? मेरी दादी माँ को मारने आया ना? मेरी दादी माँ को नहीं मार सकते। मेरी दादी माँ को मारने आया? नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी दादी माँ को मारने आया? मेरी दादी माँ को मारनी है। मेरी दादी माँ को मारने आया ना? नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। नहीं, मेरी दादी माँ को मारने आया। नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगी मेरी दादी माँ को मारने आओ। मेरी दादी माँ नहीं छोड़ूंगी। मेरी दादी माँ को मुझे बचाना है। मेरी दादी माँ को बचाना है। दादी माँ को ढूंढना है। मेरी दादी माँ को बचाना है। मेरी दादी माँ। इसमें वो ज्वेलरी है जो मैंने अपनी बहू के लिए बनवा रखी है। ये देखो। पसंद है तुम्हें? वैसे ये मैंने अपनी पसंद से बनवाई थी, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। पसंद है? आपने बनाई है तो मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? तुम्हारी शादी अगर कहीं और होती तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज्वेलरी पहना सकूं। पर यह भी एक संजोग ही है कि तुम्हारी शादी यहाँ हो रही है और मुझे तुम्हें अपने हाथों से सजाने का मौका मिल रहा है। ये देखो। सुंदर है ना? मैं ये सोच रहा था कि
मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ तो आज सुरभि की शादी है, तो क्यों ना मैं सुरभि की शादी में चला जाऊं। दर्द का रिश्ता होता है। कुछ समझ में नहीं आता भावना कि वो कौन सा खेल खेल रहा है। उसने मुझे धमकाकर सुबह 11 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचने को कहा है। मुझे दस्तखत करने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। लेकिन आपने उनसे ये तो कह दिया है ना कि दस्तखत करने के बाद वो माँ जी को आपके हवाले कर दे। मैंने सोचा तो था भावना कि उससे इस बारे में बात करूंगा, लेकिन उसने मुझे फोन पर इतना डरा दिया कि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। और अब जब मैं उसका फोन ट्राई करता हूं तो फोन बार बार बंद आ रहा है। हे भगवान, सुरभि की शादी भी आज है, कहीं वो शादी में मुश्किल ना खड़ी कर दे। समझ नहीं आ रहा कि वो दूसरा कौन सा काम मेरे से लेना चाह रहा है। उसने मुझे कहा था कि मुझे किसी को फोन करके धमकाना है। पता नहीं किसे धमकी दिलवाना चाहता है और क्यों। ये आदमी मुझे बहुत खतरनाक लगता है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं जमीन अपने नाम करने के बाद पता नहीं वो क्या करेगा। देखते हैं भावना। चंदन दिल्ली तो पहुंच गया था, उसका कोई फोन वगैरह तो नहीं आया? हाँ, फोन तो आया था दिल्ली पहुंचने के बाद। उसने कहा था कि पूर्णिमा से मिलने के बाद वो फिर फोन करेगा। उसी का है, लीजिए बात कीजिए। नहीं, तुम बात करो। जी ठीक है। हाँ बेटा बोलो। हाँ माँ, मैं अभी अभी पूर्णिमा को असाइलम में मिला हूँ। कैसी है पूर्णिमा? उसकी तबीयत में कोई सुधार है कि नहीं? नहीं माँ, उसकी हालत वैसी की वैसी ही है। वो दादी माँ के बारे में बड़बड़ाती रहती है, बातें करती रहती है। वो कब ठीक होगी किसी को कुछ नहीं पता। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। माँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ तो आज सुरभि की शादी है, तो क्यों ना मैं सुरभि की शादी में चला जाऊं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल सही नहीं है। यदि सुरभि ने तुम्हें वहां देख लिया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी बेटा। तुम वहां मत जाना बेटा। हाँ लो, तुम्हारे बाबूजी से बात करो। लीजिए। चंदन, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही बेटा। ऐसे हालात में तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम जितनी जल्दी हो सके हरिद्वार के लिए गाड़ी पकड़ लो। लेकिन बात क्या है पापा? बेटा, कल 11 बजे वो जमीन ट्रांसफर होनी है। ओम त्रिपुर सुंदरिये नमो नमः, जगदम्बिकायै नमो नमः। हाथ झाड़ करके नमस्कार कर लीजिए। प्रत्यक्षम नमस्करोमि औजदम परवात्म जगदम्बिकायै नमो नमः। ओम हरिः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यास्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः सर्वं शुचि पुंडरीकाक्षात् पुनातोः।